अध्यक्षता वाली बेंच में इस वक्त वक्फ बिल को लेकर, माफ कीजिएगा, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम सुनवाई चल रही है और इस वक्त सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा रही है उस पर हमें और डिटेल देंगे नीरज, अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं इसी वक्फ कानून को लेकर, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड हो, चाहे वो दूसरी मुस्लिम तंजीमें हिंदुस्तान में जो एक्टिव है वो हो, उन सब ने इसका विरोध किया है। लेकिन दूसरी तरफ पहली मर्तबा हिंदुस्तान में वक्फ को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में दो अलग अलग पक्ष दिखाई दिए हैं। एक वो पक्ष है जो कहता है कि इस कानून में बदलाव की बहुत बहुत गुंजाइश है और जो सरकार की तरफ से बदलाव किए गए हैं उसको वेलकम किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और पक्ष है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, AIMIM का जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए किसी तरह की कोई भी हस्तक्षेप को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारे खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए, और बता रही हूँ ना, केवल एक बड़ी खबर नहीं है, आज बहुत सी बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही है और इसीलिए हमने कुछ खास मेहमानों को इस पर बातचीत करने के लिए इनवाइट किया है। जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद के मसले पर बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हैं। आपको उनके बगल में, यानी सेंटर वाली जो स्क्रीन है उसमें दिखाई दे रहा है मोहम्मद फैज खान साहब, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखते हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद फैज, आपका रुख इसीलिए आज जरूरी है क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर बड़ी सुनवाई चल रही है और आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज से तय हो सकता है कि जो है वो बेहतर है, जो बदलाव किया है उसकी गुंजाइश ज्यादा है या फिर कोई और रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं इसके पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी और तमाम लोगों ने मिलकर ये जो कानून बनाया, पहले जेपीसी में गया, फिर संसद में चला और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट लगातार पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है इस एक्ट को लेकर। और ये भी कहा गया है कि भाई एक संवैधानिकता होती है क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत ने जिसे पास किया है उसमें कई लोग गैर जरूरी हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहते हैं, जबकि बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बिंदुओं पर तो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठाए गए हैं ना। ये पूछा गया है कि गैर मुस्लिम की क्या जरूरत आन पड़ी है, ये पूछा गया है कि तिरुपति बालाजी में क्या इस तरीके का कोई जो अरेंजमेंट आप यहाँ बदलाव के तौर पर रख रहे हैं वो अरेंजमेंट वहां पर होगा। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से पूछे जा रहे हैं। जी, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं फिर कहना चाहूंगा, जो बारंबार आरोप लगाए जा रहे थे कि ईवीएम हैक कर लिया, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी हो, ईवीएम हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बिल्कुल स्वतंत्र है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और मैं बारंबार इस बात को कह चुका हूं, एक राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते, यदि हमारी दरगाहों में, हमारे मस्जिदों में, खानकाहों में सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम से भी ज्यादा गैर मुस्लिम दरगाहों में आते हैं, तो वक्फ बोर्ड में भी यदि दो गैर मुस्लिम आ जाते और एक्सपर्टीज आ जाते, और आप देखिए ये जिन लोगों ने वकील को लगाया है कि मुस्लिम नहीं आने चाहिए, वो भी दो गैर मुस्लिम वकील को लिया, कपिल सिब्बल को लिया, अभिषेक मनु सिंघवी को लिया। क्यों? क्योंकि वकालत के लिए आपको बेस्ट चीजें चाहिए, डॉक्टर आपको बेस्ट चाहिए, अपने धर्म का हो ये जरूरी नहीं है। उसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट में हमको बेस्ट लोग चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। और गैर मुस्लिम के लिए केवल दो ही पदों की बात की गई है, बाकी सब इस्लाम के ही विभिन्न फिरकों के लोग रहेंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं कि अब तक केवल मुस्लिम होते थे तो उतनी जिम्मेदारी से लोग काम नहीं करते थे, जिसका परिणाम है कि मात्र 126 करोड़ रुपए की सालाना आय हुई है। मैं ये बात सारी फैक्ट के आधार पर कह रही हूं। आपने बात बहुत शानदार कही है। ये लोगों को सोचना चाहिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ का कानून का विरोध करने वाले, उस पर दलीलें रखने वाले वकील है,
वो सारे, और यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता है। जब आपके पास किसी तरह की कोई प्रोफेशनलिज्म होता है तो उसमें धर्म नहीं देखा जाता है, लेकिन वो सारे के सारे सच में गैर मुस्लिम हैं। और क्यों ऐसा हो पाया, और क्यों ना ये वक्फ से कमाई जो हो रही थी, जिस तरीके के वक्फ की संपत्ति है, उसका अगर दुरुस्त उपयोग हुआ होता तो आज मुझे लगता है कि बैटरीज ऑफ लॉयर्स जो है वो इसी कम्युनिटी से निकलते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसका जवाब कोर्ट में भले ही ना दिया जाए और ना लिया जाए, लेकिन कौम को इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद है। हर्षवर्धन जी, आप भी मानते हैं कि आज का दिन बहुत अहम है और इससे बहुत सी चीजें तय हो जाएगी, सिर्फ इसी बात पर नहीं, क्योंकि हर बार बार जो विरोधी है सरकार के, वो यही कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आप लोग जो है किसी तरीके से अपना वश चला देते हैं, ईवीएम भी आपके वश में है, दुनिया भर की तमाम चीजें आपके वश में है। आज जो भी फैसला आएगा फिर सवाल ना उठे। ये निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, और मेरा मानना है कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है। हालांकि रूबिका जी, निजी तौर पर मैं बार बार कहता हूं कि ये अस वर्सेस देम कब तक चलेगा, कब तक मुसलमानों को आप एक तरह से देखेंगे कि वो तो एक नागरिक है, उनके लिए अलग से काम कीजिए, अलग से कानून बनाइए, अलग से सब कुछ रखिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये वक्फ का संशोधन आया, इसमें जो भी नियम कायदे कानून सरकार ने बदलाव किए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किए, एक दरवाजा और है, इस दरवाजे पर गए। बड़ी अच्छी बात है कि वहां धार्मिक स्वतंत्रता, अधिकार, नागरिक अधिकार, सब पे बात हो रही है। फिर मैं कह रहा हूं, क्या इस देश में सरकार पर मुसलमानों को भरोसा नहीं रखना है, ये वाला नैरेटिव बना रहेगा क्या? मेरी मूल चिंता ये, और बड़ा अच्छा अभी फैज भाई ने कहा कि आखिर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी तो मुसलमान नहीं है। गैर मुसलमान मुसलमानों के हक के लिए लड़ सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन रियल एस्टेट के मैनेजमेंट में नहीं जा सकता। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि दरगाह, मस्जिद, तो निश्चित तौर पर उस पर किसी हिंदू, किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये बड़ी क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। लेकिन जब आप रियल एस्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें तो जो अच्छे से मैनेज कर सके उसकी बात होनी चाहिए। और अंत में यही कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय, मैं उम्मीद करता हूं कि निर्णय सुना दे, आगे फिर न टल जाए, तो अगर आज निर्णय सुना देता है तो उसको सभी पक्षों को मानना चाहिए और फिर सड़क पर उतरकर भड़काने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर वो ये चीज ना होने पाए कि हमारी बात ना सुनी गई। लेकिन ये तो देखा गया है मोहम्मद फैज खान कि जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आया है, और सुप्रीम फैसला आया, चाहे वो अयोध्या वाले मसले में हो, चाहे वो दूसरे मसले में हो, मुसलमानों ने इसे माना है। भले ही अंदर गुस्सा हो, अलग बात है, लेकिन उसकी फिर किसी तरह की बदहुरमती नहीं हुई है। जी बिल्कुल, मुसलमानों ने अयोध्या के मसले को माना, और बहुत अच्छी बात रही कि हिंदू पक्ष की ओर से भी ये बात आई थी कि भाई कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना किया जाए। दोनों पक्षों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं बताऊं, मुसलमान आम मुसलमान मानता है रूबिका जी, लेकिन फिर कह रहा हूं, ये MIM और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे लोग मुसलमानों को भड़काते हैं। जैसा कि अभी कहा गया कि भाई भड़काना का काम ये लोग फिर चालू करेंगे, क्योंकि देखिए 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाहबानों के पक्ष में, मुसलमान उसके पक्ष में था। आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? हो सकता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। नहीं, पर खान साहब, आप कोर्ट भी फैसला दे देगा तब भी है मुसलमानों को। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? ऐसा करो, ऐसा नहीं हो जी। मैं कह रही हूँ, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि ये जो फैसला आएगा वो नए कानून के पक्ष में ही होगा? हाँ, पक्ष में इसलिए होगा क्योंकि देखिए, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वर्डिक्ट आ चुके हैं और उन्होंने सुधारों के पक्ष में बात कही है। लालू प्रसाद यादव जी ने सुधारों के पक्ष में बात की, और अभी जो तमाम नेता विरोध कर रहे हैं ना, उन सबके स्टेटमेंट कभी ना कभी निकाल कर देखिए, सबने सुधारों के पक्ष में बात कही है। तो मैं एक